गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग कर रहे हैं 2024 29 जनवरी को जो IIT JEE मेन में पूछा गया है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। सॉल्यूशन का समझिए, या बेसिक में भी इसको पढ़ाए थे और सॉल्यूशन में भी पढ़ाए थे, दोनों जगह है। सॉल्यूशन बेसिक में भी थोड़ा टच किया है तो, लेकिन हम तो पढ़ा दिए थे पूरा डिस्कस करके। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, कहता है कैलकुलेट द मोललिटी। मोललिटी निकालना है। मोललिटी क्या हो गया मेरा? मोललिटी हो गया क्वेश्चन मार्क। अब मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी कितना है? मोलरिटी दिया हुआ है 0.8 m। इसका मतलब क्या हुआ? 0. दैट मीन्स 0.8 मोल dissolve in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, यही हुआ इसका मतलब। अब देखिए हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी क्या हो गया? मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, यानी मोल ऑफ H2SO4। सॉल्यूट यहाँ क्या है? H2SO4 है। मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 0.8 मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर। ठीक है, और डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का। डेंसिटी कितना है गिवन? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है? 1.6। ठीक है, ये ग्राम पर ml में है, तो इसको भी हम लोग 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिए। अब देखिए हम लोग वेट तो निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, या मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी V इंटू डी कितना हो गया? 1000 इंटू 1.6, तो 1600 हो गया ग्राम। अब देखिए 0.8 में कितना ग्राम H2SO4 है। वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? वेट ऑफ H2SO4 हो जाएगा 0.8 इंटू 98 कर देंगे नहीं, तो ये हो गया आपका 6 बचा 78.4 ग्राम। अब देखिए ये है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया ये। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1600 माइनस 78.4, यही हो गया। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला दे दिया है, इंटीजर टाइप में पूछा होगा। ये हो गया 6919 में 7 2, ये बचा 5, यही हो गया इतना ग्राम। अब हम लोग क्या जानते हैं? वेट ये तो पता है, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5216 kg। अब हम लोग क्या जानते हैं? मोललिटी। मोललिटी होता है मोल पर केजी। मोललिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी H2SO4 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेते थे। इसी को ना हम लोग वेट बाय मोलेकुलर वेट
फिर इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय 1000 करते थे, यही नहीं करते थे। तो ये अब हम दोनों को मोले के टर्म में ले लिए, तो ये हो गया 0.8 बाय, ये दिया हुआ ही है वही डिजॉल्व 1.5216 इतना m हो जाएगा। जितना सॉल्व करके होगा ये कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, एकदम सब आईआईटी का जो पूछा जा रहा है वो आसान ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टफ नहीं है कुछ, कंसेप्ट क्लियर है, सब बना लीजिएगा। तो निकाल लिए, मोलरिटी दिया हुआ था, हम लोग निकाल लिए मोलरिटी, क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 25 ml सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इतना ml 0.5 m ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, यानी VA इक्वल टू VA इक्वल टू VB होगा। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड दिया है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फॉर्मूला। ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला था? ऑक्जेलिक एसिड देखिए COOH और COOH होता है ना, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा। इसका बेसिसिटी कितना हो गया 2। ये ऑक्जेलेट आयन, ये है आपका क्या चीज ऑक्जेलेट आयन, इसको पढ़ेंगे ऑक्जेलेट आयन। इसीलिए सबसे शुरू में फार्मूला लिखाते हैं आप लोग को, क्या फार्मूला ही खत्म, बस सब जानते हुए भी छूट जाएगा क्वेश्चन। ऑक्जेलेट आयन 2H+, ठीक है। ये है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब देखिए डाइबेसिक एसिड है, तो यहाँ मोलरिटी जब चेंज करेंगे, नॉर्मलिटी के केस में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन जब भी कीजिएगा नॉर्मलिटी में चेंज करना होगा, तो नॉर्मलिटी में चेंज कर लीजिए। अब क्या दिया हुआ है, यानी इसका n फैक्टर कितना हो गया 2, n फैक्टर हो गया, n फैक्टर इसका कितना हो गया 2। तब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या लिखेंगे VA वॉल्यूम, VA जो लेते हैं नॉर्मलिटी के टर्म लेते हैं, इसको कर लीजिए VA 50 0.5 × 2 यानी कितना हो गया 1, ये यानी 50 हो गया। ग्राम इक्विवेलेंट इसका 50 निकल गया। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, तो उसका पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या होगा VB/SB, VB 25 × SB नहीं पता है, रहने दीजिए। फॉर न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है VA/SA = VB/SB, यही होता है। VA/SA 50, VB/SB 25 × SB 2 से कट गया, यानी स्ट्रेंथ जो निकल गया ये 2 निकल गया, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, यानी SB जो हुआ ये क्या हो गया 2 निकला, यानी 2 क्या हो गया 2 मोल 2 ग्राम इक्विवेलेंट।
बेस का ग्राम इक्विवेलेंट, NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट और मोलेकुलर वेट ग्राम मोल एक ही है, क्योंकि बेस एसिडिटी इसमें कितना है 1 ही है। NaOH को तोड़ेंगे तो एसिडिटी 1 हो गया। तो यानी क्या हो गया, कहता है अमाउंट निकालने, या तो 2 मोल भी लिख सकते हैं, आंसर पे डिपेंड करेगा। अगर 2 मोल भी हुआ या 2 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी क्या हो गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH dissolved in 1 liter solution। तो ग्राम फॉर NaOH क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम मोल हो जाएगा, यानी 2 मोल डिजॉल्व है, यानी क्या हो गया बराबर 2 मोल। 2 मोल तो वेट मोल के टर्म में लिखेंगे 2 मोल हो गया, वेट के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 40 होता है इसका मोलिकुलर वेट 40, तो 80 ग्राम। क्या चाहिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड इन 25 ml सॉल्यूशन। तो इससे हम लोग निकाल लिए ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट और मोल सेम होता है, तो 2 मोल भी हो गया, या इक्विवेलेंट भी कई अगर बात एक है, तो 2 इंटू 40 यानी 80 ग्राम डिजॉल्व रहेगा, या तो वेट के टर्म में होगा या तो 2 मोल के टर्म में। दोनों अमाउंट मतलब मोल भी हो सकता है और आपको वेट भी हो सकता है, ठीक है। तो 80 ग्राम आंसर होगा। अब चॉइस में क्या था उसके अनुसार देख लीजिएगा आप लोग, बाद में आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो जो था नेक्स्ट में छूट गया वो लिखने के लिए, तो वो 1000 लीटर में डिजॉल्व हुआ, मोल ग्राम इक्विवेलेंट निकला, तो 1000 ml कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ NaOH देयरफॉर क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 ग्राम के लिए जी, 25/1000, ये कितना हो गया 2000/1000। ये 80 ग्राम नहीं होकर के 2 ग्राम होता, उसमें थोड़ा छूट गया था, ठीक है। वो पर लीटर के लिए निकाल दिए थे, लेकिन 25 ml सॉल्यूशन के लिए कह रहा था, तो 25 ml में 2 ग्राम ही, वही हमको लगा 25 ml में कैसे डिजॉल्व होगा 80 ग्राम, तो वो हाँ वहाँ 25 ml के लिए निकालना था, वो जो निकला था 1000 के लिए। क्लियर हो गया, तो उसी में ये ऐड हो जाएगा, तो ले लीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से बनवाए थे इस टाइप का। देखिए यहाँ कितना आसान पूछा है। हम लोग जानते हैं क्या चीज़, CCl4 जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्यूशन में ये सॉल्वेंट पढ़े थे ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको वेपोराइज करेंगे CCl4 गैसियस फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में है, तो इसका डेल्टा H दिया हुआ है कितना 30.5 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। तो 1 मोल से 1 मोल CCl4 वेपोराइज होगा ना। तो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वेपोराइजेशन ऑफ 294 ग्राम CCl4। तो मोलिकुलर वेट CCl4 का कितना हो गया, मोलिकुलर वेट ऑफ CCl4 निकालेंगे तो 12 प्लस 35.5 इंटू 4 कितना हो गया 12 प्लस 142 154 ग्राम हो गया नहीं। तो 1 मोल के लिए इतना है 30.5 किलो जूल, 1 मोल के लिए ना है, 1 मोल वेपोराइज हुआ तो इतना निकला। तो पहले इसका मोल निकालते हैं 294 का, NCCl4 क्या हो जाएगा वेट
weight of CCl4 by molecular weight of CCl4, ये है 294 बाय 154 मोल निकल गया। नहीं, अब देखिए ये निकल गया। अब कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 मोल एब्जॉर्ब्स 30.5 किलो जूल, देयरफॉर इतना मोल। 1 मोल ऑफ CCl4 लिक्विड एब्जॉर्ब 30.5 किलो जूल, 5 किलो जूल हीट। 1 मोल ऑफ CCl4 एब्जॉर्ब 30.5 किलो जूल फॉर वेपोराइजेशन। देयरफॉर कितना मोल के लिए, इतना 294 बाय 1 यहाँ लिखा हुआ है बाय 154, तो क्या हो जाएगा 30.5 बाय 1, इतना मोल के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 294 बाय 154। तो ये जब सॉल्व कीजिएगा 58.22 आएगा। तो इंटीजर में ये क्या लिख लेंगे हम लोग, 58 किलो जूल, 58 किलो जूल का जरूरत पड़ेगा। आंसर 58 किलो जूल हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। CCl4 लिक्विड को वेपोराइज की तो इतना किलो जूल लगा, तो हम दिया हुआ है इतना ग्राम के लिए, इतना ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिए, इतना मोल हो गया। अब 1 मोल एब्जॉर्ब करता है इतना, तब वेपोराइज होता है, तो देयरफॉर इतना मोल 58 किलो जूल एनर्जी वेपोराइज करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका लीजिए। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का इससे आसान क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा होगा, बोर्ड का भी एग्जाम लेगा तो भी इतना आसान नहीं होगा। खैर केमिस्ट्री का तो जो CBSE बोर्ड का लेवल है, जो जिस टाइप का हर साल पूछता है, वो IIT मेन से एबव रहता है, स्टैंडर्ड पूछता है क्वेश्चन CBSE बोर्ड में। इसलिए जो भी CBSE बोर्ड के स्टूडेंट है सब IIT मेन के लिए तो बहुत अच्छा कीजिएगा। तो देखिए दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। तो इक्वेशन हम लोग जानते हैं, लिखते हैं 2NH3 N2 3H2। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, Kc बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट होता है। देखिए N2 दिया हुआ है, N2 कहाँ है, बीच में है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। H2 कहाँ पर है, तीसरा नंबर, ये इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब बाय NH3 कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये भी, बाय 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 कितना हो गया, कीजिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 10⁻⁻12 बाय 2.25 इंटू 10⁻⁻4। तो देखिए पावर घट जाएगा ऊपर जाके, 16 बाय 2.25 से डिवाइड कीजिएगा तो ये करीब करीब आ जाएगा 7.11 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर, चूँकि ऊपर में 4 मोल है
मोल पर लीटर का स्क्वायर, किसी का यूनिट बताए थे निकालने के लिए। तब जिसमें ठीक है ये होगा, मार दीजिएगा चॉइस में, ठीक है, आसान है। या इंटीजर टाइप होगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान पूछा है, डायरेक्ट पुट कर देने के लिए। इससे आसान क्या होगा, कुछ निकालना उकालना है ही नहीं, डायरेक्ट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही दे दिया। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, नहीं तो हम लोग निकालते थे एक्स माइनस करके, नहीं, तो आसान क्वेश्चन था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन नन पोलर, जीरो डायपोल मोमेंट, पोलर, ये सब टाइप का क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं अभी तक, नहीं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कंसेप्ट था कि डायपोल मोमेंट जीरो उसी में होगा जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। लोन पेयर एक भी है तो वो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहता ही है। जैसे अमोनिया के केस में क्या स्ट्रक्चर बनाते थे, NH H, क्या कंडीशन था कि डायपोल का डायरेक्शन जो होता है सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इधरे हो गया सब। इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। H2O में देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर है, डायरेक्शन इस तरह से हो गया। वेक्टर सम क्या हो गया, डायपोल है इसमें, डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। HF का देखिए, HF में क्या है, डायरेक्शन जो इसका डायपोल का इधर होगा, चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर है तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसका भी डायपोल नॉट इक्वल टू जीरो। CO2 में देखिए, CO2 में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो नेट डायपोल क्या हो गया, जीरो। SO2 देखिए ऐसे लेते थे, इसमें भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ, और ये ऐसे होगा लोन पेयर के तरफ, तो ये भी डायपोल नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। BF3 देखिए साइमेट्रिकल होता है, ये जो है साइमेट्रिकल मोलेक्यूल है, ठीक है। साइमेट्रिकल मोलेक्यूल का डायपोल क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा, म्यू जीरो हो जाएगा। CH4 भी साइमेट्रिकल मोलेक्यूल है, CH4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, कोई लोन पेयर नहीं है, नहीं ना, इसका डायरेक्शन तो इसी तरह होगा, और ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी डायपोल क्या हो जाएगा, जीरो, साइमेट्रिकल होता है। तो कौन कौन हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, टोटल नंबर कहता है नंबर ऑफ कंपाउंड, तो आंसर क्या मार देंगे, 3 कंपाउंड है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है, और 4 गो कंपाउंड है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, 1 2 3 4 गो, 7 गो टोटल दिया हुआ है। जितना भी देगा उसके अनुसार कंसेप्ट तो यही चलेगा, जिसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट हो गया वो हमेशा क्या होगा, डायपोल जीरो होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्लियर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, इसका काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के पास से 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे इसका नाम, साइक्लो, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, साइक्लो, रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स 2 पोजीशन पर En, 1 पर सेकेंडरी सफिक्स ऑल है, यही हो गया नाम। कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं, इससे आसान क्वेश्चन नहीं कुछ होगा, ठीक है।
देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का सम निकालने दिया है, तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर बहुत बनाए हैं ये सब। तो ये देखिए पहले तो आपको सही सही स्ट्रक्चर लिखना होगा। हेक्स है तो 6 कार्बन हेक्स कर दिए, पहले 6 कार्बन कर दिए। 4 पर इन है, 4 पर इन दे दिए। ओइक एसिड है तो ओइक एसिड कोई फर्स्ट पोजीशन पर होगा। 2 पर फॉर्माइल है, फॉर्माइल क्या होता है, CHO, C डबल बॉन्ड OH होगा। 2 फॉर्माइल हेक्स, 4 EN ओइक एसिड। अब सब पे क्या होगा, हाइड्रोजन। जब तक इसमें डैश स्ट्रक्चर नहीं लिखिएगा नहीं बना पाइएगा, याद रखिएगा। डैश स्ट्रक्चर इसमें लिखना पड़ेगा आपको। देखिए सब कार्बन सेटिस्फाई हो गया 4 बॉन्ड के लिए। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो दिख जाता है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। कहता है सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड 3 प्लस 19 22 हो जाएगा आंसर इसका। कितना आसान क्वेश्चन, सिर्फ ये स्ट्रक्चर लेकिन आपको जानना होगा। मेन इसमें स्ट्रक्चर ही जानना है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जहाँ पर है सिंगल बॉन्ड वहाँ 1 सिग्मा है, जहाँ डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई। नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था। जो भी पूछा जा रहा है आप बेसिक क्लियर रख रहे हैं तो IIT में आजकल स्कोर खड़ा करना 95 तक बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन बेसिक क्लियर चाहिए, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या कंडीशन था मेरा कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेंस 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये और ये है, इस पे तो हाइड्रोजन और Br है, लेकिन इस पे देखिए इस साइड में भी यहाँ तक काउंट करेंगे तो एक ही है, इस साइड भी एक ही है। जब साइक्लिक रहता है तो इक्वले है दोनों तरफ से, इसलिए ये नहीं शो करेगा। इसमें तो देखते हैं इस कार्बन पे भी दोनों Br है, इस कार्बन पे भी यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे, ठीक है। इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन में डिवाइड करते हैं तो ये कार्बन इधर वाले के लिए ये CH2 Br, इधर के लिए CH2 हो गया। तो डिफरेंट पार्ट हो गया उस साइड, इस साइड इसमें H Br है ना, तो 3 इसमें क्या हो गया, इसमें चारों डिफरेंट हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि इसमें चारों डिफरेंट ग्रुप हो, 3 डिफरेंट ग्रुप हो, 2 डिफरेंट ग्रुप ना। इसमें आंसर हो जाएगा ये C नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए H Br तो है ही डबल बॉन्ड, इस कार्बन के लिए इधर के लिए CH2 Br हो गया, इधर के लिए मान लीजिए इसे मिटा देते हैं, यहाँ से ऐसे मिटाएंगे, इक्वल पार्ट में मिटाएंगे, ऐसे मिटाते तो इधर CH3 इधर प्रोपाइल तब हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जब अनइक्वलिटी रहता है साइक्लिक में तब वो शो करता है, तो आंसर C हो जाएगा इसमें, ठीक है। आसान ही क्वेश्चन था ये भी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझने में किसी को हो रहा है, गुड। देखिए एक और आसान क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, सबके कॉपी में अवेलेबल। ये तो कोई बच्चा होगा ही नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, सबके कॉपी में अवेलेबल है चार्ट। हम लोग क्या देखते थे, लाइमन जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता था, बाल्मर जो है विजिबल रीजन में होता था, और पास्चन और ब्रैकेट ये जिसमें मारना है दोनों तो IR ही है। लाइमन और पीफंड दोनों क्या है, इंफ्रारेड रीजन में है। हम फेरी होता है फार इंफ्रारेड ना,
लाइमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट भी होता है IR रीजन में। तो आंसर हम लोग जो भी चॉइस होगा क्या मार देते हैं, A का 4, B का क्या हो गया 3rd, और C का फर्स्ट सेकंड जो देना है दीजिए, फर्स्ट, किसमें मारे फर्स्ट में, फर्स्ट, और D का सेकंड। कितना आसान क्वेश्चन है, सब चार्ट में अवेलेबल है, सबके कॉपी में। ये सब तो मतलब ये सब क्वेश्चन क्या हो गया जानते हैं, ये सब क्वेश्चन हो गया गलत करके ही नहीं आना है। ये सब क्वेश्चन जिससे मिस्टेक हुआ तो उसका स्कोर डाउन हो जाएगा, ठीक है। जो आप पहले से जान रहे हैं क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे अभी तक जितना भी पढ़े 9 10 9वां क्वेश्चन बना रहे हैं, 9वां क्वेश्चन है, सब आपके कॉपी से बाहर नहीं है, वीडियो से बाहर नहीं है। जो भी देख रहे हैं पैरामाउंट क्लासेस का वीडियो उससे बाहर नहीं है, नहीं। इसलिए ये सब आसान क्वेश्चन है, सब बढ़िया से समझाया हुआ ही है। ये सब तो देख के ही मारने लायक था, नहीं, ठीक है। देखिए इसका कंसेप्ट बताए थे हम पीरियोडिक टेबल में। ये पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना है 11th में। ये देखिए क्या था, बोरॉन होता था, एल्युमिनियम होता था, बोरॉन के बाद कार्बन होता था, सिलिकॉन होता था, और नाइट्रोजन होता था। यही ना, ये दिया हुआ है आपको, एल्युमिनियम दिया हुआ है, सिलिकॉन, कार्बन, ये चारों आपको दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो क्या बताए थे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जनरल कंसेप्ट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता था, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों इंक्रीज करता था। तो यहाँ पर कहता है आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, तो लेफ्ट टू राइट तो बढ़ेगा ही, टॉप टू बॉटम क्या होता था, घटता था। तो ये दोनों तो होने का सवाल ही नहीं। अब रहा है बोरॉन, बोरॉन दिया हुआ नहीं है, कार्बन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो सबसे इस साइड हो गया, ये एक में है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एक लाइन में है, एल्युमिनियम सिलिकॉन दूसरे लाइन में है, डाउन में। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो घटता ही है। लेकिन अब देखिए नाइट्रोजन ऐसे भी क्या जानते हैं, 1s2 2s2 2p3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। जब हाफ फील्ड है तो इसमें क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होता था, किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगा, अभी स्टेबल है तो इसमें तो और ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा, बोरॉन के कार्बन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन से, इसके जस्ट सामने में क्या होता था, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से भी इसका ज़्यादा हो जाता है। अगर ऑक्सीजन भी दिया रहता, इसमें तो दिया ही है, बहुत आसान क्वेश्चन, तो ये हो जाता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मार देंगे। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। देखिए कितना आसान पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। देखिए ये सब जो एलिमेंट है, ये 12th का क्वेश्चन समझिए, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये 12th में क्वेश्चन, 12th में एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है, समझ सकते हैं, उसका भी है, दोनों समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि लैंथेनाइड्स जो है, लैंथेनाइड्स जो है क्या होता है, सोज +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये शो करने के साथ बट
but +3 oxidation state इज स्टेबल। ये जो होता है स्टेबल होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब +3 के तरफ बढ़ना सोचेगा, देखिए इसमें तो +3 की तरफ कैसे जाएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा, लूज करेगा, तो ऑक्सीडेशन हुआ ना। देखिए नहीं सीरियम, ये क्या हो गया, यूरेपियम से U3+ बनना है, तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तभी बनेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए इसमें क्या होता है, यूरोपियम ही ऐसा है, यूरोपियम ही है 2+, जो कि जाना सोचेगा 3+ के तरफ, और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, उल्टा होता है, बताएं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सब्सटेंस, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर है, देन substance will be reducing substance, ठीक है। अब देखिए अगर होता रिडक्शन रिएक्शन, ये कंसेप्ट हुआ, इसको याद रखना है। रिडक्शन रिएक्शन, then substance will be oxidizing substance, ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। कितना आसान है, इसी में एक के पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेशन। अब 3+ के लिए तो ये क्या करेगा, गेन कर लेगा। रिडक्शन रिएक्शन हुआ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग, ये तो अगर 3 से घट बढ़ जाएगा तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन हो गया बेस्ट ऑप्शन, ये है। तो आंसर मार देंगे, क्या मार दिए, ए। क्लियर हो गया, कितना आसान, मस्त क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट का कंसेप्ट है, ये जानना पड़ेगा कि इसमें जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है सब। क्लियर, ठीक। देखिए कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन कम्प्लेक्स फॉर्म इन ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस का ये पार्ट हो गया। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो बनता है किसका बनता है, ये पहले जानना पड़ेगा, तब ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आसान है, 12th में पढ़ाए थे। ये क्या था, FeH2O होल 5, उसके बाद NO होता है और SO4 होता है। यहाँ जो NO है ना, यहाँ NO+1 स्टेट में होता है, ये जानिए, ठीक है। यहाँ जो NO है +1 स्टेट में है, तब कहता है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे नाइट्रोस ये जो है अलग अलग कंडीशन में बनता है, नाइट्रोसोनियम भी बनता है, नाइट्रोसाइल भी बनाता है, ठीक है। तो ये आपका Fe का ऑक्सीडेशन, तो मान लेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज X। तो X वाटर जो मोलेकुल है, तो 0 × 5 प्लस इसका +1, तो +1 दे दिए, इसका -2 इक्वल टू 0, x -1 बराबर 0, x बराबर यहाँ +1 स्टेट में होता है, ये जानिए, ये एक्सेप्शन में बताए थे।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी ये एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ ब्राउन रिंग टेस्ट का फार्मूला जान रहे, यही है ब्राउन रिंग टेस्ट का फार्मूला, इसी का बनाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग ये फार्मूला हुआ, टेस्ट तो नाम हुआ, ब्राउन रिंग ये होता है, ठीक है। तो ये है था क्वेश्चन, ठीक है। कहता है व्हाई डज ऑक्सीजन शो एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर, अलग बिहेवियर शो करता है। इसका रीजन देखिए क्या है, ऑक्सीजन है 8 होता है 1s2 2s2 2p4 हो गया। तो सेकेंड सेल में तो डी होता ही नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल भी होगा, क्लियर। ये ऑक्सीजन जो है 16 ग्रुप का टॉप पर है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाई है। उसके बाद ये फ्लोरीन से सिर्फ कम होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और ऑक्सीजन का फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता है। टॉप में है तो साइज भी स्मॉल हुआ, तो ये क्या फाइनली होगा, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो आंसर मार देंगे क्या चीज, तो यही हो गया आंसर। क्या देख रहे हैं, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, डी सेकेंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, टॉप पर है, उस ग्रुप का पहला एलिमेंट है, तो स्मॉल साइज हो गया। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, तो फ्लोरीन के पहले है, तो फ्लोरीन से सिर्फ कम होता है लेकिन हाई ही होता है, इसलिए ये आंसर ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, सी मार देंगे, ठीक है। देखिए पहले नेस्लर रिएजेंट बनता है कैसे, ये समझिए। इस तो थ्योरी में बताए ही थे, अमोनिया जब पढ़ा रहे थे, अमोनिया के वक्त पढ़ाए थे कि KI का सॉल्यूशन HgCl2 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है HgI2 प्लस KCl निकल जाएगा, 2KCl, ठीक है। अब KI फिर HgI2 के साथ रिएक्शन करके K2HgI4 का फॉर्मेशन करता है, K2HgI4 का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, इसका क्या लेते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 is called Nessler reagent, ये समझिए। K2Hg, अब अल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ क्या लेंगे, K2HgI4 प्लस KOH लेंगे हम लोग, यही ना अल्कलाइन सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब ये जो है अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है, ठीक है, अमोनिया के साथ यही हुआ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, तो ये जो देता है NH2 इसे लिखिए ना, तो NH2 Hg NH2
Hg इधर रहता है O, यही ब्राउन पीपीटी बनता है। ठीक है, ये जो है I भी रहता है, ये ब्राउन पीपीटी बनता है। ये क्या हो गया है, NH2 Hg O HgI, यही हुआ। इसी का ब्राउन पीपीटी बनता है, प्लस KI निकल जाता है, प्लस H2O निकल जाता है। ठीक है, Hg जैसे वहाँ 2 मोल हो गया ना, तो यहाँ 2 K करना होगा। अब देखिए 4 गो पोटासियम हो गया, तो 4 गो पोटासियम है, तो पोटासियम कितना करना पड़ेगा, ओ ये KI ना, हाँ KOH भी है ना, 3KOH कितना हो गया, 4 3 7, 7 1 8 हो गया इसमें। अब हो गया बैलेंस, 2H2O खाली हो जाएगा, 2H2O। तो यही नेशनल रिएजेंट जो होता है ना, यही K2HgI4 का बेसिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ ये जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये ब्राउन पीपीटी देता है, रेडिश ब्राउन। ये क्या आता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी, ब्राउन लिखा गया, ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी है, यही है। तो ये कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर सी मार देंगे। अमोनिया के साथ देता है, ये अमोनिया के प्रिपरेशन के वक्त सबके कॉपी में लिखा हुआ होगा। अमोनिया का जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो उसमें ये लिखाए हुए थे। ठीक है, ये हो गया। देखिए जब पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाए थे और ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाला ग्रुप में भी पढ़ाए थे, 16 और 17 ग्रुप में भी, कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न क्या था, फ्लोरीन का साइज छोटा होता था, साइज छोटा होने के कारण उस पर 3 लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता था, कम होता था, रिपल्सन फोर्स लगता था। लेकिन क्लोरीन का साइज बढ़ गया और उसमें भी वही 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता था। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी क्या होता था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें फ्लोरीन का होता था 328, इसका हो जाएगा 349, इसका 325, इसका 270। उसी तरह ऑक्सीजन होता था उस ग्रुप में सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम न, पोलोनियम सब तो मेटल में काउंट हो जाता है, सेलेनियम, टेरिलियम मेटलॉइड है, छोड़िए उतना। इसका 141 होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सल्फर का 200, 195, इसका 190 हो जाता था। इसमें ऑक्सीजन का सिर्फ कम है और सबका टॉप टू बॉटम फिर डिक्रीज करता है, इसमें इसका कम है, फिर देखिए घट ही रहा है। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन का ज़्यादा होता है। देखिए तो ये जो है स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, फ्लोरीन है मैक्सिमम, तो नहीं है मैक्सिमम। ऐसे भी हम लोग क्या पढ़े थे, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना भाई इस पर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अब नहीं लेगा। और क्लोरीन का क्या होता है, साइज बड़ा है,
साइज बड़ा है तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा, ये स्मॉल साइज होता है, ये इसके एस्पेक्ट में लार्ज साइज हुआ। इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से रिपल्सन फोर्स नहीं काम करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया फॉल्स। क्या देख रहे हैं, स्टेटमेंट सेकंड मेरा सही है, लिस्ट है, स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्चुअल था ये, तो कंसेप्ट में भी सोच सकते थे, ऐसा नहीं है डाटा तो याद नहीं रहेगा कभी भी, ये डाटा याद नहीं रहता है, आपको कंसेप्ट पे ही इसी पे सोचना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डीएमजी पढ़े थे, डीएमजी का पहले फार्मूला जानिए। डीएमजी क्या होता था, डीएमजी होता था डायमिथाइल NO माइनस N डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको पढ़ते थे डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन, याद होगा ये लिखाए थे डीएमजी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ा रहे थे, ये क्या था, लिगेंड था, मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, नहीं बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, दो गो इसमें डोनर एटम है। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखिए इसमें क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्रिलियंट रेड पीपीटी विथ डीएमजी। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हुआ नहीं, और ये करीब करीब समझिए आपके पास हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही। तो निकेल जो है रोजी रेड ब्राउन पीपीटी देता है, तो निकेल जो है, निकेल आयन इसके साथ रिएक्शन करता है डीएमजी के साथ, किसके प्रेजेंस में, NH4OH के प्रेजेंस में। तो ये देता है हमको NiDMG होल 2, DMG है ये, NiDMG होल 2 देता है। इसी का ये जो पीपीटी होता है ये जानना पड़ेगा, इसे तो नहीं निकाल पाइएगा, कंसेप्ट नहीं है ये। रोजी रेड पीपीटी, रोजी रेड पीपीटी। ठीक है, आयरन के साथ बनाता है लेकिन वो सॉल्यूशन बनाता है, पीपीटी नहीं बनाता है। पीपीटी यहाँ पूछ रहा है तो निकेल आयन के साथ ही बनाएगा। क्लियर हो गया, यही है, इसी के साथ आंसर मार देंगे हम लोग। निकेल किधर है, ए नंबर में ही है आंसर, आंसर हो गया ए। ठीक है, क्लियर, आंसर हो गया मेरा ए। देखिए इसको, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये नेम ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन हुआ। फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH या NaOH, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं उसका एसिडिक मीडियम में, तो ये प्रोडक्ट देता था हमको
phenol react with chloroform and KOH, then hydrolysis, H प्लस मतलब H3O प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, H3O प्लस, तो ये देता है सेलिसल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम लोग सेलिसल्डिहाइड, CHO देता है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, रिमर-टाइमर रिएक्शन है, डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट लिख देना है, इसमें कोई, इसमें जो है क्लोरोफॉर्म ये डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन इस पर अटैक किया, फिर OH उस पर मिला और वो H2O बाहर निकल के वो बन जाता है सेलिसल्डिहाइड, इसको क्या पढ़ते हैं, सेलिसल्डिहाइड। IPSC क्या नाम हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट नेम ऑफ रिएक्शन का। इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये जो बना देता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको बोलते थे, N2Cl बनाता था। अब इसका जब सेंडमियर्स रिएक्शन कराते हैं, कॉपर पाउडर के साथ कराएंगे, कॉपर पाउडर HCl, तो वो हो गया गैतरमान रिएक्शन। कॉपर क्लोराइड HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस होगा। कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड HCl के प्रेजेंस में ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये सब कन्वर्सन खूब बनाए हुए थे, आसान आसान आया है, ये तो बोर्डों में पूछता है ऐसा कन्वर्सन। बेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, एनिलीन टू फिनॉल, इसके साथ कम से कम 7-8 तरह का इधर 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 सब पूरा भर के लिखाए थे रिएक्शन। नहीं, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ है नहीं, ये आसान है। तो ये हुआ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये हो गया सेंडमियर्स रिएक्शन, ये हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते थे, सेंडमियर्स रिएक्शन। अगर यही कॉपर पाउडर HCl लेते तब होता गैतरमान रिएक्शन, ठीक है। सब नेम ऑफ रिएक्शन पे डायरेक्ट दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कद्दू एकदम, जहीं छुरी चलाओ वहीं कट जाएगा, उसी तरह जैसे दिमाग लगाओगे वैसे 4 नंबर मिलेगा इसमें, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया, इसमें HaNO2, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बन के अल्कोहल बनता है, लेकिन यही प्रोपाइल अल्कोहल बनता, एक कार्बन उसमें कम हो गया है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन ये आंसर सही क्या होता, सही आंसर होता, ये रॉन्ग हो गया, सही आंसर होता CH3 CH2 OH रहता, तब ये सही था, ये तो दिया हुआ गलत है। अब देखिए कल ही पढ़े थे एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता, ये गलत हो गया, इसका सही क्या बनता, यहाँ पर ये Br जुट जाता, एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता था, कल पढ़े थे CCl4 के प्रेजेंस में ये देता, ठीक है, ये अगर CCl4 रहता तब ये देता, लेकिन ये आंसर सही होता है इसका। ये आपका देखिए HI के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये H प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बना I यहाँ पर, ये आंसर सही है। उसके बाद देखिए ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, एक कार्बन कम बनता है, यहाँ देखिए ये गलत है, क्या होता सही, सही CH2 NH2 बना देते ना, तब ये सही होता।
लेकिन दिया ही नहीं, सही तो खत्म है कहानी। तो आंसर कौन हो गया मेरा फाइनली? फाइनली आंसर हो गया मेरा सी। सी सही रिएक्शन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिएक्शन। ये सही है, ये तो ये प्रोडक्ट लिख दिया ना, ये गलत हो गया। इसमें ये बनना चाहिए, ये लिख दिया, ये गलत हो गया। इसमें बनना चाहिए, ये दे दिया है, ये गलत हो गया। आसान क्वेश्चन था। डाइजोटाइजेशन का है, ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन का पार्ट है, ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन में बताए थे कि पहले एसिडिक ऑर्डर लिख लीजिए। फिनॉल है, देखिए आंसर इसका क्या होगा। फिनॉल है, फिनॉल तो एसिडिक नेचर का होता ही है, चूँकि H+ रिलीज करता है और फिनॉक्साइड आयन स्टेबल रेजोनेंस देता है। दूसरा इथेनॉल है, इसमें +I इफेक्ट बनता है। इथॉक्साइड आयन इतना तो स्टेबल होगा नहीं, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इथॉक्साइड आयन है। अब देखिए पी नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल है, तो ये -M इफेक्ट लग रहा है। -M के कारण एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। अब देखिए O नाइट्रोफिनॉल है, M नाइट्रोफिनॉल है। M पोजीशन पर ये -I इफेक्ट शो करता है। तो क्या जानते हैं हम लोग, पावरफुल क्या होता है? MHI। हम लोग पढ़े थे MHI मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें हो गया, तू ज़्यादा है ही, तो मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें शो कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। -M इफेक्ट जो है वो एसिडिक नेचर को, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I इफेक्ट, यही पढ़े थे। तो -M है सबसे ज़्यादा, यानी थर्ड आपका सबसे ज़्यादा हो गया। थर्ड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर लिख रहे हैं। उसके बाद होगा ये -M तो लग ही रहा है, तो उसके बाद हो जाएगा फोर्थ, उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड। चूँकि इसमें +I इफेक्ट लग रहा है, +I इफेक्ट लग रहा है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, R इफेक्ट। ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ एसिडिक ऑर्डर, ये हुआ एसिडिक ऑर्डर। अब हम लोग क्या पढ़े थे? एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+, ना H+ ज़्यादा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka ज़्यादा आते, एसिडिक नेचर ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। अब pKa वैल्यू दिया हुआ है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, यानी क्या हो जाएगा? जैसे थर्ड पोजीशन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो pKa वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे कम होना चाहिए ना, यानी पी नाइट्रोफिनॉल थर्ड का हो जाएगा आंसर। क्या चीज़? आंसर क्या मारते? थर्ड का D सबसे कम होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, Ka का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड का D, 8 का, फोर्थ का C, उसके बाद फर्स्ट का B, और सेकेंड का हो जाता A। pKa वैल्यू यही होगा, आंसर हो गया मेरा ये। जिसमें भी चॉइस है
मार दीजिए आप, यही हो जाता, आंसर मेरा यही होता। अब चॉइस दिया होगा, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। अब के ए वैल्यू देता तो जस्ट ये हो जाता, एसिडी का ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। पीएच भी देता तो उल्टा ही होता, पीएच पी के सब क्या है, उल्टा है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बायोमोलेकुल का। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एमिनो एसिड देता है, तो प्रोटीन का एमिनो एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता था। स्टार्च जो देता है अल्फा डी ग्लूकोज देता है, और सेल्यूलोज जो है बीटा डी ग्लूकोज देता है। तो आंसर क्या मार देंगे, फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का कौन सी हो गया, स्टार्च अल्फा न होता है ए, और फोर्थ का बी, यही हो गया। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये पढ़े हैं तो याद है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट तो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए कहता है अल्काइल हेलाइड, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए CH3 CH2 ये कन्वर्सन में भी काम करेगा। अगर इसका रिएक्शन करा दिए KCN से, तब तो ये प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, अल्काइल साइनाइड बन जाएगा, CN इथाइल साइनाइड बन गया। लेकिन इसी का रिएक्शन अगर करा दिए आप AgCN से, AgCN में यहाँ कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक नहीं है, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, ये बना देगा CH2N डबल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड, यही है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड कौन दे रहा है, AgCN। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। आसान क्वेश्चन है, कन्वर्सन का है। यही कहता साइनाइड किससे आएगा, तो यही KCN से। अब NO2 किससे आएगा, तो इससे आएगा, उससे ONO2 आ जाएगा। अब जैसे इसका अगर रिएक्शन कराते हैं, ये समझिए लीजिए, अगर CH3 CH2 Cl अगर KNO2 से कराते हैं तो ये टूटेगा, तो आपको ये बना देगा CH3 नाइट्रो इथेन। ठीक है, लेकिन AgNO2 से कराते हैं तो ये बना देता है CH3 CH2 ON डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट बना देगा। ठीक है, O से लिंक हो जाएगा AgNO2 प्रेजेंस में, और KNO2 प्रेजेंस में N से अटैच होगा, दोनों में फर्क है। उसी तरह यहाँ C से अटैच हुआ, यहाँ N से अटैच हो जाता है। क्लियर हो गया? इस टाइप का पूछते रहता है, ये दोनों वाला केस पूछते रहता है। ये कमांड कीजिएगा, दोनों केस AgNO2 KNO2 के, AgCN KCN का केस। तो यहाँ पूछा आइसोसाइनाइड, तो ये AgCN मार देंगे। देखिए क्रोमेटोग्राफी का यूज जो करते हैं हम लोग, क्या चीज़ में करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन में। क्रोमेटोग्राफी used in purification and separation में, ये दो चीज़ में यूज करते हैं। पहले क्रोमेटोग्राफी का, क्रोमेटोग्राफी दो तरह का होता है। क्रोमेटोग्राफी जो है दो तरह का होगा। क्या क्या भाई, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी
एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा इसको कर देते हैं हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी में, टीएलसी क्रोमेटोग्राफी में। ये पार्टीशन का पार्ट है पेपर मेटोग्राफी, ठीक है। तो ये जब है तो कैसे अब कीजिएगा, तो यहाँ पर चॉइस करता है फॉर डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज। डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड में कर रहा है, एडजॉर्प्शन में कॉलम और टीएलसी यूज करते हैं। तो कॉलम एक्स है, कॉलम सेकेंड और टीएलसी फर्स्ट हो गया, तो एक्स एंड वाई दोनों हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर मार देंगे डी, आंसर हो गया मेरा डी, ठीक है, यही आंसर हो गया डी नंबर। एक्स एंड वाई दोनों यूज करेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन में, ठीक है, तो आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन आपको क्रोमेटोग्राफी में एक स्टैंडर्ड है, थ्योरेटिकल ही है, लेकिन थोड़ा मेन के लायक क्वेश्चन हुआ, ठीक है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी सब लोग कम पढ़ता है, लेकिन दिया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्स वाई फाइंड कहता है, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए ये जो है डायबल का जरूरत पड़ता है, एक्स जो है यहाँ क्या होगा डायबल। डायबल किसको कहते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डायबल के प्रेजेंस में जो है ये एक्स जो है डायबल होगा, ये ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए ये CHO ये CHO साइकिल बना लिया, इसका मतलब हो गया यहाँ पर Y जो है Y क्या होगा एक्वस NaOH होगा, Y जो है एक्वस NaOH होगा, और ये साइक्लिक एल्डॉल कंडेंसेशन देगा, एल्डॉल कंडेंसेशन दिया, ठीक है। जेड देखिए अब एल्डिहाइड से बन रहा है एल्केन, तो ये जो है क्या है किल्मेंसन रिडक्शन। जेड जो है ZnHg कॉन्क HCl हीट करना है, ये किल्मेंसन रिडक्शन है। किल्मेंसन रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एल्केन में मिथाइल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये डायबल के प्रेजेंस में जानिए कि ईस्टर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, CH2CHO बच गया, CH2CHO बच गया। अब ये जब एल्डॉल कंडेंसेशन करा देंगे तो वो साइक्लिक कन्वर्ट हो जाएगा, इसका अल्फा H गायब होगा और यहाँ से ऐड हो जाएगा वहाँ कार्बन पर,
तो वो CHO बच गया, ठीक है। या इसके अल्फा H पर अटैक करा करके वहाँ CHO जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक्वस NaOH के प्रेजेंस में होता है। एक्वस NaOH क्या होता है वहाँ, एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेस होता है, यहाँ डाइल्यूट बेस होता है, याद है ना एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड हैविंग मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, नहीं तो वही है एल्डिहाइड दिया वो। उसका फिर हम लोग जब रिडक्शन करेंगे, किल्मेंसन रिडक्शन, तब ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका चॉइस X में ये होगा, Y में ये होगा, Z में ये होगा, जो मैच करेगा वो मार लीजिएगा, ठीक है। X के जगह पे यही डाइबल होगा, Y के जगह पे एक्वस KOH होगा, Z के जगह पे किल्मेंसन रिडक्शन होगा, ठीक है। देखिए कार्बेनियन कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो कार्बेनियन बना है, H रिप्लेस हुआ, तो ये जो है आपका ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। H प्लस आसानी से रिलीज करता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। उसके बाद sp2 आ जाएगा, ये इसमें sp है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस पे देखिए ये है sp3, है ये sp3, लेकिन टर्सरी है, 3 डिग्री है कार्बेनियन, ये भी sp3 ही है, sp3 ही है, लेकिन 1 डिग्री कार्बेनियन है। अब जानिए कार्बेनियन जो है 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से। 3 डिग्री कार्बो केटायन स्टेबल होता है, कार्बेनियन कम स्टेबल होता था। तो ऑर्डर क्या हो गया है, ए जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ए का ज़्यादा, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का, उसके बाद बी का सबसे कम स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या पढ़े थे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर का हाइड्रोजन आसानी से एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो वो आसानी से H प्लस रिलीज करेगा। उसके रेस्पेक्ट में sp2 कम होता है तो वो कम करेगा। ये तो sp3 है तो ये और कम हो जाएगा। और ये तो टर्सरी पर कार्बेनियन है, टर्सरी कार्बो एनायन इज वेरी लिस्ट, बहुत कम स्टेबल होगा। तो B सबसे कम स्टेबल होगा। ये हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या जिस समय रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे थे उस समय देखे थे, नहीं तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू व्यूअर है वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू।